हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। ये जो टॉपिक है सिर्फ बीए और एमए कंपटीशन में ही नहीं बल्कि सभी कंपटीशनों में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खिंवसर, नागौर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या? जिस प्रकार एक व्यक्ति की आय होती है उसी प्रकार एक राष्ट्र की भी आय होती है। यानी अगर सभी व्यक्तियों की अर्जित आय जोड़ ली जाए तो हमें राष्ट्र की आय प्राप्त हो जाएगी। अगर अपन बात करें सभी व्यक्तियों को आय किस प्रकार हो सकती है, यानी उत्पादन के चार साधन है। उत्पादन के चार साधन श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। इन चार साधनों का आय है। श्रम को मजदूरी मिलती है, भूमि से अपने को लगान मिलता है, पूंजी से ब्याज मिलता है और उद्यमी को लाभ होता है। इन चारों को अगर अपन जोड़ दें तो अपने को राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अगर अपन राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखें तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा इस प्रकार है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के समग्र योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी एक देश में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, मध्यवर्ती नहीं, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मतलब है जिनका उपयोग उपभोग के लिए किया जाता है, न कि दूसरी वस्तु के निर्माण के लिए। यानी जिनका उपभोग अपन अंतिम वस्तुओं के रूप में करते हैं, उन्हीं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं जितनी भी उत्पादित हुई है एक वर्ष में, उनके मौद्रिक मूल्य के समग्र योग को अपन राष्ट्रीय आय कहते हैं। मौद्रिक मूल्य है उसकी बाजार जो कीमत है, उसकी कीमत है, उसको अपन जोड़ देंगे तो अपने को राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। एक वर्ष का मतलब यहाँ तात्पर्य एक लेखा वर्ष से। लेखा वर्ष में सामान्यतः राष्ट्रीय आय की गणना वो लेखा वर्ष में की जाती है। और लेखा वर्ष का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष जो अपने जैसे भारत में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है, किसी में 1 जनवरी से भी हो सकता है और किसी में जैसे भारत में यहाँ से चालू है, जैसे आरबीआई का लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। अब अपन यहाँ पे कुछ ये अपन जो ऊपर परिभाषा दी है वो एक राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में दी है। जैसे अपन आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा था, वहां अपन देखा था कि आय है वो व्यय को जन्म देती है, व्यय है वो उत्पादन को जन्म देता है, उत्पादन आय को जन्म। और राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय व्यय तीनों एक ही समान होते हैं। एक पूरे अगर मान जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका भुगतान अपन ने इन चारों साधनों का किया तो उनकी आय जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, इन पे जो खर्च होगा वो भी बराबर होगा। यानी जो ये अभी अपन ने देखा वो अपन ने देखा है। एक तरीके से अपन बात करें तो ये अपन राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा कह सकते हैं और राष्ट्रीय। और अगर आय के रूप इस परिभाषा को देखें तो अपन इस तरह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ का योग है। यानी एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त हुई उनका जोड़ को अपन राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कुछ मूलभूत अवधारणाएं। यानी राष्ट्रीय आय पर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें इन अवधारणाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यानी इन अवधारणाओं को अपन समझ गए तो अपने राष्ट्रीय आय समझ में आ जाएगी। जैसे बात करें सबसे पहले अपन अवधारणा ले अपन कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। राष्ट्रीय व घरेलू दो एक चीज होता है राष्ट्र, एक होता है घरेलू। राष्ट्रीय का मतलब यह है कि जिसमें अपने देश के लोग बाहर भी काम करते हैं और अपने देश में दूसरे देशों को भी काम करते हैं। अपने देश जो बाहर काम करते हैं उनकी आय अपने देश में जोड़ेंगे और जो बाहर के देश के अपने देश में काम करते हैं उनकी आय को अपन घटा देंगे तो अपने को राष्ट्रीय मिल जाएगा। और घरेलू का मतलब है कि एक घर है उसके अंदर चाहे बाहर के हो चाहे अंदर के हो, सब जन जो काम करते हैं उनकी आय जोड़ेंगे तो वो मिलेगा घरेलू। यानी भारत के संदर्भ में बात करें, अगर घरेलू की आय के बारे में बात करेंगे तो भारत देश में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी आय को अपन जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय मिलेगी, घरेलू आय मिलेगी। और अगर राष्ट्रीय आय देखनी है तो अपने देश में जो अपने देश में काम कर रहे हैं प्लस बाहर भी काम कर रहे हैं उनकी आय जोड़ेंगे और उसमें माइनस करेंगे यहाँ पे जो देश में व्यक्ति काम कर रहे हैं। यानी अपने एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय में का संबंध है सामान्य निवास से,
जबकि घरेलू का संबंध सामान्य और गैर सामान्य निवासी में कोई भी अंतर नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सामान्य निवासी वो व्यक्ति होता है जो 1 वर्ष से अधिक समय से उस देश में रह रहा हो तथा उसके देश के उसके व्यक्ति का आर्थिक हित उसी देश में केंद्रित हो, यानी वो उसी देश के विकास, उसी देश के ध्यान में रह के उसके देश के लिए कार्य करता हो, तो उसको अपन सामान्य निवासी कहते हैं। घरेलू में सभी आ जाते हैं, बाहर के और अंदर के, इसलिए सामान्य और गैर सामान्य निवासी में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर देखना है तो अपने को क्या करना होगा, गैर सामान्य निवासियों की आय को हटाना होगा। यानी अगर अपन देखें राष्ट्रीय निकालना है घरेलू से तो कैसे निकालेंगे, तो अपन देखें तो राष्ट्रीय निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, घरेलू प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय, प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब ये है कि अपन देश वाले बाहर व्यक्ति काम कर रहा है उसकी आय जोड़ देंगे और यहाँ जो काम कर रहा है उसकी घटा देंगे, तो अपने विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हो जाएगी। यानी विदेश में अपन जो प्राप्त करें उसको जोड़ेंगे, अपने जो मतलब विदेशी जो अपने यहाँ से आय प्राप्त करेंगे उसको घटा देंगे, तो अपने को राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। और अगर अपने घरेलू निकालनी है तो राष्ट्रीय आय में माइनस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यानी अपन बाहर जो काम करें उसको घटा देंगे, अपन जो बाहर से प्राप्त करें अपने देश से जो लेके जा रहे हैं उसको जोड़ देंगे, तो अपने को वो अपनी मिल जाएगी घरेलू आय। यानी घरेलू का मतलब है कि उसके अंदर का, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, सभी की आय शामिल होती है राष्ट्र में, जबकि एक सामान्य निवासी की आय होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब है कि हमारे निवासियों द्वारा विदेश से प्राप्त कारक आय या अपन के साधन आय, उसमें से माइनस करेंगे हमारे देश में गैर निवासियों को प्राप्त कारक आय या साधन आय को। यानी अपन जो बाहर से कमा रहे हैं, जैसे 700 रुपए कमाए, यहाँ वाले 500 रुपए कमा के ले गए, दोनों का अंतर है 200 जोड़ देंगे तो अपने को राष्ट्रीय घरेलू में तो राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। और अगर अपने को राष्ट्रीय से घरेलू निकालना है तो अपन 200 माइनस कर देंगे तो अपने को घरेलू मिल जाएगी। इसका मतलब ये जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक होगी तो राष्ट्रीय आय है वो कम होगी घरेलू आय से, और अगर धनात्मक होगी तो घरेलू आय से राष्ट्रीय आय वो ज्यादा होगी। जैसे अभी 200 प्लस रहा तो राष्ट्रीय आय ज्यादा थी, और अगर ये माइनस होता 200, यानी अपन वहां से 500 कमा रहे हैं, अपने यहाँ से 700 कमा के लेके जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अपनी माइनस 200 है, तो इसका मतलब घरेलू में से अगर प्लस माइनस 200 करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, तो राष्ट्रीय आय वो कम हो जाएगी, और अगर घरेलू आय वो राष्ट्रीय आय से ज्यादा हो जाएगी। इसको अपन शॉर्ट में जो विदेश संसाधन प्राप्त आय है इसको NFI कहते हैं, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अर्थात अपन ऐसे कह सकते हैं एन निकालना हो, जहां पे अपन क्या GNP GDP ये शॉर्ट में अपन देखते ना, तो यहाँ पे अपने शॉर्ट का ध्यान रखना। एन का मतलब नेशनल एन और डी का मतलब डोमेस्टिक घरेलू। इसमें अगर डोमेस्टिक में अपन NFI जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा राष्ट्रीय एन मिल जाएगा, और अगर अपने को डी निकालना है एन दिया हुआ तो माइनस कर देंगे NFI। यानी राष्ट्र और घरेलू में आपको सब अंतर समझ आ गया कि यानी राष्ट्र का मतलब है कि उस देश के सामान्य निवासी बाहर कर रहे हो चाहे यहाँ पे देश में काम, उनकी आय शामिल होगी। बाहर वाले जो अपने देश में काम कर रहे हैं उनकी आय शामिल नहीं होगी। जबकि घरेलू में एक देश के अंतर्गत चाहे बाहर के करो काम चाहे अंदर करो, यहीं बाहर के करो या यहाँ के करो, सबकी आय वो शामिल होगी। वो सिर्फ घरेलू की बात, घरेलू के अंदर के बाहर अपने काम कर रहे हैं उनकी आय शामिल नहीं होगी। अब अगर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं सकल और शुद्ध के बारे में, यानी सकल क्या है और शुद्ध क्या है। सकल तथा शुद्ध धारणाओं में मुख्य अंतर है वो है स्थायी पूंजी का उपभोग या घिसावट व्यय, या अपन कहें इसको डेप्रिसिएशन, या अपन कहें इसको मूल्यह्रास, यानी मूल्य का ह्रास होता है। मूल्य का ह्रास किस तरह होता है कि मान लो जैसे अभी मैंने कोई गाड़ी खरीदी 10 लाख की, 1 साल बाद में वो उसका मूल्य कम हो गया 8 लाख हो गया, तो इसका मतलब उसमें मूल्य ह्रास कितना हो गया 2 लाख का। यानी कोई भी वस्तु या कोई भी मशीन कुछ भी हो, वो एक समय के साथ उसमें घिसावट टूट फाट होती है, उस घिसावट टूट फाट को ही अपन मूल्य ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी उसको अपन स्थायी पूंजी का उपभोग कहते हैं, यानी जो अपने उस गाड़ी इस पूंजी जैसे गाड़ी है उसका अपन उपयोग लिया है तो उसको कहते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग। यानी सकल में घिसावट व्यय हो वो शामिल हो गया, जबकि शुद्ध में घिसावट व्यय को अपन हटा देगा। यानी शुद्ध मूल्य क्या हुआ 1 साल बाद उस गाड़ी का, यानी उसमें से अपन मूल्य ह्रास घटा देंगे तो अपने क्या मिल जाएगा
शुद्ध मिल जाएगा। सकल का मतलब होता है ग्रोस और शुद्ध का मतलब होता है नेट। यानी अपन एन और डी में अंतर पढ़ा था, अब यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं जी और एन में अंतर। जी का मतलब सकल और एन का मतलब शुद्ध। शुद्ध में अपन नेट का मतलब शुद्ध है। अब अपन देखते हैं सकल माइनस अगर मूल्यह्रास करेंगे तो अपने को शुद्ध मिल जाएगा, और अगर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास को या घिसावट को अपन जोड़ेंगे तो अपन सकल मिल जाएगी। यानी अपन सीधी सी बात करें, अगर अपन ग्रोस वाला एन निकालना है तो जी में से माइनस करेंगे अपन डी, यानी ग्रोस में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। और अगर अपने को जी निकालना है तो अपन शुद्ध में अपन मूल्यह्रास को जोड़ दे। जैसे मान लो आज गाड़ी की कीमत 8 लाख है और 1 साल पहले उसकी कीमत अगर मान 2 लाख की घिसावट हुई थी, कमी हुई आई थी, तो इसका मतलब है कि उसका मूल्य पहले 10 लाख था। यानी अगर ग्रोस निकालना है तो शुद्ध में अपन जोड़ देंगे मूल्यह्रास को, और अगर अपने को शुद्ध निकालना है तो ग्रोस में माइनस कर देंगे मूल्यह्रास को। अगला जो तीसरा इंपोर्टेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं, बाजार कीमत या साधन लागत या कारक। यानी बाजार कीमत का मतलब है कि जो बाजार में जिस कीमत पर जो वस्तु मिल रही है, और साधन लागत का मतलब ये है कि जिस कीमत पर कोई वस्तु बनती है। यानी बाजार में जब कोई वस्तु जाती है तो उसमें टैक्स शामिल हो जाता है, सब्सिडी भी आ जाती है। जैसे बाजार में सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर कम कीमत पर मिलता है, अपने को सब्सिडी देती है तो सरकार, तो इसलिए जिसकी उतनी लागत होती है उससे कम लागत पर मिलता है। और जबकि जैसे बात करें साबुन, कुछ दूसरी वस्तुएं, जो भी गाड़ी हुई, कुछ भी हुआ, तो उसमें क्या होता है कि सरकार का जो टैक्स शामिल है, पेट्रोल है टैक्स शामिल है, यानी उसकी जो लागत है उससे ज्यादा अपनी कीमत पर अपने को मिलता है। यानी साधन लागत और बाजार लागत में अंतर ये है कि अगर बाजार कीमत ज्यादा है इसका मतलब उसमें टैक्स शामिल है, और बाजार कीमत अगर साधन लागत से कम है तो इसका मतलब उसमें सब्सिडी शामिल है। यानी साधन लागत में अगर सब्सिडी अपन साधन लागत में से बाजार कीमत निकालनी है तो अपन क्या करेंगे कि साधन लागत में अपन बाजार कीमत निकालनी है तो साधन लागत में अपन क्या करेंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे तो बाजार कीमत आ जाएगी। जैसे सिलेंडर की कीमत मान लो 800 रुपये, सरकार 200 की सब्सिडी देती है तो बाजार कीमत अपने को कितनी मिल जाएगी, 600 मिल जाएगी। और अगर मान लो अपने को सरकार अप्रत्यक्ष मतलब कर टैक्स लगाती है, और जो वस्तुओं पर टैक्स लगते हैं उनको अपन अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर यानी जिस व्यक्ति को कर के बाहर को अपन अन्य व्यक्ति पर टाल सकते हैं। जैसे सरकार साबुन पर लगाए, जो साबुन अंतिम रूप से खरीदेगा उसके ऊपर टैक्स का भार पड़ेगा। यानी अगर मान लो जैसे मान लो 10 रुपए का साबुन बना, 5 रुपए सरकार टैक्स लगाए तो साधन लागत तो उसकी 10 रुपये है, लेकिन बाजार कीमत उसकी 15 रुपए है। अब 15 रुपए बाजार कीमत पता है, 5 रुपए टैक्स का पता है, तो साधन लागत निकालनी हो तो -5 करेंगे तो अपने क्या मिल जाएगी, साधन लागत फैक्टर कॉस्ट FC। और मार्केट प्राइस को अपन शॉर्ट में कहते हैं MP, यानी मार्केट प्राइस MP और फैक्टर कॉस्ट साधन लागत को हम फैक्टर कॉस्ट FC। बाजार कीमत की धारणा से अभिप्राय उस कीमत से जिस पर बाजार में वस्तुएं तथा सेवाएं बेची जाती है। इसके विपरीत साधन लागत की धारणा से अभिप्राय एक फर्म के लिए उत्पादन के साधनों की लागत से है। बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर तथा आर्थिक सहायता शामिल होती है, परंतु साधन लागत में ये शामिल नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष कर एवं आर्थिक सहायता परस्पर विरोधी है। मैंने देखा कि अगर टैक्स लगाएंगे तो कीमत बढ़ जाएगी और आर्थिक सहायता सब्सिडी देंगे कीमत कम हो जाएगी, यानी एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अप्रत्यक्ष करों के फलस्वरूप वस्तु और सेवाएं कीमतों में वृद्धि होती है, जबकि आर्थिक सहायता के फलस्वरूप कीमतों में कमी होती है। यानी अगर बाजार कीमत निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में अपन शामिल करेंगे अप्रत्यक्ष कर को और माइनस करेंगे अपन सब्सिडी को। जैसे मैंने बताया था 800 रुपये सिलेंडर में अगर 200 रुपये सब्सिडी है तो बाजार कीमत तभी निकाल पाएंगे जब 200 माइनस करेंगे तो अपने बाजार कीमत मिल जाए। और अगर मान लो टैक्स दे सरकार लगाती है, जैसे 10 रुपये साबुन 5 रुपये टैक्स लगाए तो वो कीमत बाजार निकालनी तो 10 + 5 15, यानी अप्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे और माइनस करेंगे अपन आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता दोनों का अंतर कहलाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी दोनों का अंतर है वो कहलाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और साधन लागत निकालनी है तो अपने बाजार कीमत में से माइनस करना पड़ेगा अप्रत्यक्ष कर और जोड़ना पड़ेगा आर्थिक सहायता। जैसे सिलेंडर कीमत अपन बाजार में 600 में मिल रहा है, 200 सरकार सब्सिडी दे रही है तो उसको जोड़ेंगे तो अपने को 800 मिलेगा। साबुन की कीमत जैसे बाजार में 15 मिल रहा है, उस पर 5 टैक्स लगाया तो 5 माइनस करेंगे तभी अपने को साधन लागत मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन अप्रत्यक्ष कर आर्थिक सहायता के अंतर को अपन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और
इसमें अपन नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करेंगे कि अगर बाजार कीमत निकालनी है, जैसे एमपी निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एमपी एफसी में प्लस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT, एमपी इक्वल टू एफसी प्लस NIT, और अगर एफसी निकालनी है तो एमपी माइनस NIT हो जाएगा। यानी इन दोनों का अंतर होगा, जो है बाजार कीमत निकालनी है तब तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ना है, और जब साधन कीमत निकालनी है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाना है। ये अपने बहुत ही सिंपल सा और बहुत, ये तीन अवधारणाएं राष्ट्रीय आय में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इन तीनों अवधारणाओं को अपन समझ लिया तो राष्ट्रीय आय समझने में बहुत ही आसान रहेगी। अब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।